तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान हूँ। एक बहुत खूबसूरत सी शायरी एक शायर ने लिखी है भारत के संविधान के बारे में, जो मैंने आपको अभी सुनाई। ठीक है जी, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं भारत के संविधान से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा हम यहाँ पे एक सेगमेंट यहाँ पे लेने वाले हैं जिसके बारे में आपको बहुत जरूरी है, उसके बारे में आपको पता होना। ठीक है जी, आपको उस बारे में पता होना, यानी हम बात कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की, हम बात कर रहे हैं अपने मौलिक अधिकारों की, हम बात कर रहे हैं अपने मूल अधिकारों को। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे देखेंगे आज के मूल अधिकार हमारे, हम अपने देखेंगे फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या क्या हैं जो हमारे संविधान हमें देता है, हमारे संविधान ने हमें प्रोवाइड किए हैं, तो उन अधिकारों के बारे में हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार आज का ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे 2-3 पार्टों में हम यहाँ पे अपने मौलिक अधिकारों को लेके चलेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, 12 से लेकर 18 तक हम अपने मौलिक अधिकारों को यहाँ पे आज देख के चलेंगे। ठीक है जी, देवकी सिविल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के शानदार टॉपिक के साथ अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है जी, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, जिन्हें हम यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है जी, हम जिन्हें हिंदी में बोलते हैं क्या, मौलिक अधिकार, और इन्हीं को ही हम बोलते हैं क्या, मूल अधिकार। ठीक है जी, मूल अधिकार। तो अभी क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे संविधान ने हमें कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं ताकि हमारा कोई शोषण ना कर सके, ताकि हमें कोई परेशान ना कर सके, ताकि हमें कोई लूट ना सके। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, तो इन्हीं की हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके देख के चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया कि जो अधिकार, एक वर्ड आ रखा है, पहले हम बात कर लेते हैं कि अधिकार होता क्या है। ठीक है जी, अधिकार जो एक शब्द लेके आ रखा है, ठीक है, तो ये अधिकार होता क्या है। तो बात करते हैं अधिकार की। ठीक है, अधिकार की हम बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे राइट। ठीक है, हम बोलते हैं क्या, राइट। तो ये जो राइट शब्द है, जो ये अधिकार है, इसका मतलब क्या है। देखिए, अधिकार का मतलब है कि ऐसी शक्ति, ऐसी पावर जो आपको दी गई है, जिसके बिहाफ में, यानी जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जिसको लेके आप अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे लड़ सकते हैं, जिसको लेके आप स्वयं के लिए, स्वयं के आपका जो भेदभाव जो आपके साथ हो रहा है, उसके लिए आप यहाँ पे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो अधिकारों की बात करते हैं। अधिकार हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास कानूनी अधिकार। ठीक है जी, एक होता है हमारे पास कानूनी अधिकार, और जो दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता है हमें मौलिक अधिकार। ठीक है जी, पहला मिलता है हमें कानूनी अधिकार, दूसरा मिलता है हमें मौलिक अधिकार। तो जो कानूनी अधिकार है, ध्यान से समझिएगा, जो कानूनी अधिकार होता है ये क्या होता है भैया, इससे तो क्या होता है, कोई हमसे लूट नहीं सकता, यानी जो पब्लिक है, जो जनता है, ये तो भैया हमसे नहीं छीन सकती इसे, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो क्या कर सकती है, हमें जो कानूनी अधिकार है इनको हमसे छीन सकती है। मैंने आपसे कहा कि अधिकार 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है कानूनी अधिकार, दूसरा होता है मौलिक अधिकार। जो कानूनी अधिकार है, इसको तो भैया जो जनता है, जो पब्लिक है, वो हमसे नहीं छीन सकती है, यानी हमारे जो यहाँ पे कानूनी अधिकार है वो जनता हमसे नहीं छीन सकते, लेकिन भैया कानून जो है उसे छीन सकता है, यानी गवर्नमेंट जो है उसे यहाँ पे छीन सकती है। ठीक है जी, तो वही बात करें जो हमारे पास मौलिक अधिकार होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो इसकी बात करें तो भैया ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनको भैया हमसे ना पब्लिक छीन सकती है, यानी ना हमसे क्या जनता छीन सकती है इसको, और ना ही हमसे इसको कोई गवर्नमेंट छीन सकती है, यानी हमसे इसे सरकार भी नहीं छीन सकती। यानी हमारे संविधान ने, संविधान क्या है, संविधान हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक है जिसमें हमारे सभी अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो गवर्नमेंट है ये भी हमारी जो है फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे, यानी मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है, साथ ही साथ जो हमारी पब्लिक है ये भी इस चीज को, हमारे आपके इन अधिकारों को नहीं छीन सकती है। ठीक है जी, तो देख के चलते कौन कौन से हमारे पास मौलिक अधिकार है जिनका हनन कोई नहीं कर सकता, जिनको कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं छीन सकता, इवन यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इन अधिकारों को आपसे नहीं छीन सकती है। ठीक है, तो एक एक करके देख के चलते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है। पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बेसिक बातें कर लेते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे यहाँ पे मौलिक अधिकार है, या फिर जिन्हें मूल अधिकार कहते हैं, ये लिए गए भैया कहां से, ये लिए गए हमारे भारतीय संविधान में, यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जिसे हम हिंदी में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं क्या, अमेरिका। तो यानी अमेरिका से ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार लिए गए। हम जानते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है ये विभिन्न देशों से लिए गए संविधान के छोटे छोटे भागों से मिल गए, बहुत बड़ा हमारा भारतीय संविधान यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, हर एक देश की यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी थी, हर एक देश का जो बेस्ट कानून था, अधिकार था, वो हमारे भारतीय संविधान में यहाँ पे समाहित किया गया है।
तो यहां पे देखने के लिए मिल जाता है हमें, सबसे पहले मैंने आपसे कहा यूएसए से क्या किया गया, हमारा ये मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है जी। तो ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार जो कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब देख के चलते जो हमारे मौलिक अधिकार है ये कहां से कहां तक है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो जो हमारे मौलिक अधिकार आ जाते हैं वो आते हैं हमारे पास कहां से, मौलिक अधिकार जो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं वो मिलते हैं हमें 12 से, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके यानी अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, ठीक है। यानी आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 या फिर अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हमें यहां पे अपने मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में किया गया है, ठीक है। यानी भाग 3 में इसका वर्णन यहां पे किया गया है और आर्टिकल किसमें 12 से लेके 35 तक यहां पे इसका वर्णन हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो देख के चलता है, मैंने आपसे कहा 12 से 35 तक है, तो इसे हमारे पास आज जो हम देखने वाले हैं यहां पे हम देखेंगे 12 से 18 तक हमारे पास कौन कौन से ऐसे अधिकार दिए गए हमें जिनका उपयोग करके हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करके चलते हैं आर्टिकल नंबर 12 की, यानी अनुच्छेद नंबर 12 की। इससे पहले थोड़ा सा यहां पे देख के चल लेते हैं बेसिक बातें हमारे जो मौलिक अधिकार है इनके बारे में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहां पे फंडामेंटल राइट्स की, यानी एफआर जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी यहां पे 4 चीजें, बेसिक चीजें हम देख के चलते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से जो है इनका यहां पे विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले पार्ट में हम देख के चलते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे हम यहाँ पे मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो इनका भैया एक वर्ड आता है निलंबन, एक शब्द आता है हमारे पास निलंबन, ठीक है। यानी टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए। जो निलंबन है इसका मतलब है स्थगित कर दिया जाता है, थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाता है, ठीक है। निलंबन का मतलब है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है भैया, ये मैंने आपसे कहा कोई छीन तो इसे नहीं सकता है, लेकिन इनको निलंबित किया जा सकता है। निलंबित का मतलब है कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ अल्प समयावधि के लिए इसको क्या किया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है, ठीक है। कब किया जा सकता है, मैंने कहा निलंबन का मतलब क्या हो जाता है, यहां पे निलंबन का मतलब हो जाता है क्या, अल्प समय के लिए रोकना, ठीक है जी। अल्प समय के लिए क्या हो सकता है, इसे रोका जा सकता है, ठीक है जी। अल्प समय के लिए इसे रोका जा सकता है। और किसके द्वारा ये रोका जा सकता है, ये रोका जा सकता है भैया एकमात्र हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं जिन्हें हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो श्री रामनाथ कोविंद अब इस टाइम पे बने हुए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, कुछ समय के लिए इनको रोक सकते हैं, ठीक है। अभी बात करके चलेंगे कब ऐसी स्थिति होती है जिस समय ये हमसे छीन सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं, ऐसे अधिकार होते हैं जिनको गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है जी। तो देख के चलेंगे कब किया जा सकता है। दूसरा हम देख के चलते हैं, यहां पे एक आ जाता है हमारे पास, इसका हम क्या कर देते हैं, यहां पे प्रतिबंधित कर देते हैं, ठीक है। एक हम कर देते हैं क्या, प्रतिबंधित। यानी प्रतिबंधित का मतलब है इसको हम पूरी तरह से बंद कर देते हैं, इसको हम पूरी तरीके से खत्म यहां पे कर देते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास किस समय के लिए, पूर्णतः, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, पूर्णतः यहां पे क्या कर देते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रतिबंधित। तीसरा वर्ड जो हमारे पास यहां पे टर्म आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास इसका जो रक्षक है, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा फंडामेंटल मौलिक अधिकार जो है, इसका रक्षक कौन होता है, इसका रक्षक होता है हमारे पास हाई कोर्ट या फिर यूं कहें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी जो हमारे पास उच्च न्यायालय है और जो उच्चतम न्यायालय है, ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण यहां पे करते हैं, ठीक है। और चौथी बात हम यहां पे देख के चलते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये क्या है भैया, ये हमारे पास वाद योग्य है, क्या है, वाद योग्य है, ये चैलेंजेबल है, इनफोर्सेबल जिसे हम यहां पे कह देते हैं, ठीक है। ये वाद योग्य यहां पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एक एक करके देख के चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या होता है, निलंबन इनका किया जा सकता है। अब देखिए इस चीज को समझिए, निलंबन किया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपातकालीन स्थिति में कब किया जाता है, थोड़ा सा देख के चल लेते हैं। मैंने आपसे कहा इमरजेंसी केसेस में, आपातकालीन की स्थिति में, ठीक है, आपातकालीन की स्थिति में। अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में भैया, कोई बाह्य देशों का आक्रमण हो गया। सपोज हम यूं कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान ने क्या कर दिया, हमारे भारत देश में आक्रमण कर दिया है, तो उस समय क्या हो सकता है, हमारे जो अधिकार है वो क्या कर दिए जा सकते हैं, सीमित कर दिए जा सकते हैं, यहाँ पे लिमिटेड उनको किया जा सकता है, निलंबित कर दिया जा सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले साल ही और इस साल भी आपने देखा होगा, जो हमारा यहाँ पेंडेमिक चल रहा था, यानी कोरोना महामारी जो हमारी चल रही थी, तो उस समय क्या कर दिया गया था, हमारे जो अधिकार है, यानी हमारा राइट टू यहाँ पे फ्रीडम यानी आजादी जो थी, हमें घूमने का अधिकार है हमारे, अभी अब आगे देख के चलेंगे कौन कौन से हमें अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। तो उनमें से एक अधिकार हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, घूमने का अधिकार। पूरे भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अभी जो महामारी के चलते जो यहाँ पे आपातकालीन स्थिति बनी हुई थी कोरोना को लेकर, वहां पे क्या कर दिया गया भैया, हमें घरों से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे मना कर दिया गया था, ठीक है। तो वो किसके द्वारा किया गया, वो किया गया भैया राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, ये सिर्फ निलंबित कर सकते हैं तो कौन, राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपातकालीन, ठीक है। तो अब
अब प्रतिबंधित का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे अधिकार या फिर ऐसे कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों की असुरक्षा करते हैं, मौलिक अधिकारों को यहाँ पे डेंजर करते हैं या मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई गवर्नमेंट अगर ऐसा लॉ बना रही है जिसमें क्या कह दे वो कि भैया हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार है, अगर उनका हनन हो रहा है, उनको कोई छीन रहा है हमसे उस लॉ के अकॉर्डिंग, उस कानून के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएंगे, पूर्णतः यहाँ पे प्रतिबंधित हो जाएंगे, वो पूर्णतः जो लॉ जो बनाएगी वो खत्म यहाँ पे कर दिया जाएगा। किसके द्वारा कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है ये रक्षक है हमारे फंडामेंटल राइट्स के। चौथी चीज मैंने आपसे कहा कि वाद योग्य होते हैं, इंफोर्सेबल होते हैं, यानी इन पे बहस की जा सकती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं, इन पे बहस की जा सकती है। आप पूछ सकते हैं कि आपने मुझे यहाँ पे, जैसे अभी पिछले बारी हमें यहाँ पे लॉकडाउन में बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना यहाँ पे सख्ताई दिखाई हुई थी, आप बाहर जा रहे थे तो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे डंडे भी यहाँ पे पड़ रहे थे, तो यहाँ पे क्यों ऐसा किया जाता है, आप वहाँ पे चैलेंज वहाँ पे कर सकते थे उस चीज को कि मेरी राइट है, मेरा अधिकार है घूमने का, तो फिर क्यों मुझे इस तरीके से घूमने से यहाँ पे रोका जा रहा है। तो उसका रीजन यही था, क्योंकि मैंने आपको बताया इनको निलंबित यहाँ पे किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, इनको कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए रोका जा सकता है। कब रोका जा सकता है भैया, आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा इनको रोका जा सकता है। ठीक है, तो आपातकालीन स्थिति जब बनी रहेगी तब तक हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ मौलिक अधिकारों को यहाँ पे सीमित कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो होगी बेसिक सी बातें। अब बात करके चलते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास आर्टिकल देखने के लिए मिल जाता है वो मिलता है आर्टिकल नंबर 12। ठीक है जी, तो एक एक करके देख के चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 या फिर अनुच्छेद नंबर 12 हमसे ये कहता है कि ये हमें बताता है कि जो हमारी राज्य है, जो हमारा राज्य है उसकी हमें परिभाषा बताता है। ठीक है, यानी ये बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टेट भी हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा हमें ये बताता है, स्टेट की परिभाषा हमें ये बताता है। तो क्या कहता है ये राज्य के बारे में, अब देखिए ये कहता है कि राज्य या फिर स्टेट, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो क्या करे, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करे। जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 12 है वो ये कहता है, आर्टिकल नंबर 12 की हम यहां पे बात कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 12 हमसे ये कहता है जो हमारे पास राज्य है वो ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या करे, उनको क्या करे, यहां पे उसका हनन करे, उसको छीने, उसको सीमित कर दे। ठीक है, तो इसके यहां पे भैया एक बात आ जाती है कि फिर राज्य का मतलब क्या है। ठीक है, राज्य का मतलब क्या है, तो राज्य का यहां पे मतलब हम तीन भागों में बांट के चलते हैं। तो यहां पे आर्टिकल नंबर 12 में ये बताएगा राज्य का मतलब यहां पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम यहां पे केंद्रीय सरकार बोलते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम राज्य सरकार बोलते हैं। तीसरा आ जाता है लोकल गवर्नमेंट जिसे हम यहाँ पे स्थानीय सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो राज्य का मतलब ये तीन चीजें यहाँ पे हो जाती है। कौन कौन सी, यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार और जो हमारी स्थानीय सरकार है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो क्या कर दे, यहाँ पे हमारे मौलिक अधिकारों को यहाँ पे क्या कर दे, सीमित कर दे, उसका यहाँ पे हनन करे। ठीक है, तो ऐसे अधिकार वहां पे उनको नहीं दिए गए हैं कि वो इस तरीके के यहाँ पे कानून बनाए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 12। ठीक है जी, अब देख के चलते हैं आर्टिकल नंबर 13 हमसे क्या कहते हैं। आर्टिकल नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 13 हमसे ये कहता है कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारा जो संविधान है ये क्या है भैया, इसको संविधान लागू होने से पहले और लागू होने के बाद, ठीक है, लागू होने के बाद अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स या फिर जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करे, जो हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित कर दे, तो वो कानून क्या हो जाएगा, वो कानून भैया क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। वो कानून क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, उस कानून को यहां पे खत्म कर दिया जाएगा। यानी हमें इतनी ज्यादा यहां पे पावर दी गई है कि हमारे अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पब्लिक यानी जनता तो छीन ही नहीं सकती, साथ ही साथ कोई भी सरकार हमारे इन मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है। ठीक है, तो यही यहां पे आर्टिकल नंबर 13 अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले और संविधान लागू होने के बाद जो भी यहां पे जो कोई भी अगर ऐसा कानून बनाया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित कर दे, तो उसका यहां पे क्या कर दिया जाएगा, उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाता है आर्टिकल नंबर 13। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल नंबर जो 14 है, अनुच्छेद जो 14 है वो हमसे क्या कहता है। ठीक है जी, देख के चलते हैं। जो आर्टिकल नंबर 14 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो हमसे यहाँ पे क्या कहता है। तो सबसे पहले आर्टिकल जो 14 है इसमें ये हमसे क्या कहता है भैया, ये हमसे कहता है, यहाँ पे बात करता है ये अल्पीकरण की। किसकी बात करता है, अल्पकरण या फिर अल्पीकरण की यहाँ पे बात ये कर देता है। ठीक है, तो ये बात कर देता है किसकी, अल्पीकरण की। अल्पीकरण का मतलब यहाँ पे है
अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल नंबर 14 या अनुच्छेद 14 हमसे ये कहता है, ये बात करता है भैया कानून के समक्ष समानता। ठीक है जी, कानून के समक्ष समानता, यानी जो कानून के समक्ष समानता, ठीक है जी, यानी इस कानून के समक्ष समानता की बात करता है, कानून के जो समक्ष है समानता की बात करता है। इसका मतलब ये है कि जो कानून है भैया, जो कानून है हमारा, जो लॉ है, उसके सामने सब कोई एक जैसा होगा। यानी वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एक गरीब आम आदमी हो, वो क्या होंगे भैया, कानून के सामने सब समान होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पे प्रधानमंत्री किसी का मर्डर कर देता है और वही मर्डर कोई गरीब आदमी कर देता है, तो दोनों के लिए यहाँ पे सजा का एक ही प्रावधान है। अगर सजा 10 साल की होगी तो दोनों को 10 साल की होगी, अगर जो सजा है वो फांसी की होगी तो दोनों को फांसी की सजा यहाँ पे होगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं, लेकिन इसका अपवाद यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे इसका हमें यहाँ पे एक जो है अपवाद देखने के लिए मिल जाता है। क्या अपवाद है देखिए, इसके जो ये इसका अपवाद हमें देखने के लिए मिलता है राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है जी, राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी जो हमारा राष्ट्रपति, हम जानते हैं राष्ट्रपति क्या है भैया, हमारे देश का प्रथम नागरिक है, और जो राज्यपाल हमारे राज्य का प्रथम नागरिक है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होता है और राज्यपाल क्या होता है। देखिए, राष्ट्रपति को हम जानते हैं शक्तियां संविधान ने दी है भैया, ये क्या कर सकते हैं, किसी अपराधी की सजाओं को माफ कर सकते हैं। यानी किसी अपराधी ने अगर कोई मर्डर कर दिया है और ए अपनी जो यहाँ पे एक लेटर लिखता है राष्ट्रपति को, क्षमा याचिका जिसे हम बोलते हैं, तो राष्ट्रपति चाहे तो भैया इसको माफ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है संविधान में। लेकिन अब भैया जब राष्ट्रपति दूसरों को माफ कर सकते हैं, अगर राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर देते हैं, तो यहां पे भैया राष्ट्रपति एक खुद लेटर लिख देंगे कि मैं खुद को क्षमा करता हूं। क्यों? क्योंकि भैया वो पावर तो राष्ट्रपति को दी गई है हमारे संविधान में, और ये कोई गलत भी नहीं है। तो इस चीज को यहाँ पे, इस चीज का यहाँ पे फायदा ना उठाया जाए, इस चीज का यहाँ पे गलत फायदा ना उठाया जाए, इसलिए यहाँ पे संविधान में एक शब्द और जोड़ दिया गया, एक लाइन और जोड़ दी गई। क्या? कि भैया राष्ट्रपति और राज्यपाल का यहाँ पे हम इन पे कोई भी कानूनी कार्यवाही तो नहीं कर सकते, यानी इन पे हम कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, बात सही है। लेकिन कब तक नहीं कर सकते हैं भैया? जब तक ये क्या है, अपने पद पर बने हुए, अपने पद पर बने हुए हैं। यानी जब तक ये राष्ट्रपति अपने, जैसे हम आज बात करें, कोई राष्ट्रपति ए है भैया, ये अपने पद पे बना हुआ है, अभी ये राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा हुआ और ये किसी का मर्डर कर दे यहाँ पे, तो भैया इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही यहाँ पे नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दो ऐसे हमारे पास पद हैं जिनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो कब की जाएगी भैया? इनके खिलाफ कार्रवाई तब की जाएगी जब ये क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति के पद से क्या हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के पद से हटा दिए जाएंगे, या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल इनका समाप्त यहाँ पे हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा भैया, इनको यहाँ पे क्या दी जाएगी, तब इनको यहाँ पे सजा दी जाएगी। ठीक है, जब तक ये पद पे हैं तब तक इनके खिलाफ हम यहाँ पे कोई भी FIR यहाँ पे दर्ज नहीं कर सकते, कोई भी कानूनी कार्रवाई हम इनके खिलाफ यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो जाता है कानून के समक्ष समानता। यानी कोई भी छोटा आदमी हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, तो यहाँ पे भैया किसी भी आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून के समक्ष। यानी जो सजा का प्रावधान एक के लिए है, वही सभी के लिए यहाँ पे सजा का प्रावधान हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कहता है हमसे आर्टिकल नंबर 14। ठीक है जी, अब बात करके चलते हैं जो आर्टिकल 15 आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आई होप आपने इतना उतार लिया होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है अगला आर्टिकल, यानी अनुच्छेद नंबर 15। तो अब हम बात करके चलेंगे यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 15 है, जो अनुच्छेद 15 है, ये हमसे क्या कहता है भैया? ये हमसे कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, ध्यान से सुनिएगा, ये हमसे कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति, ठीक है जी, जन्म स्थान, वंश, इन 5 आधार, कौन कौन से? लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान और वंश। इन 5 आधारों पे क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति है भैया, जो हम इस चीज पे यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते कि ये भैया ये लड़का है या फिर ये लड़की है। हम इस चीज पे भेदभाव नहीं कर सकते भैया ये हिंदू है या फिर ये मुस्लिम है। हम इस चीज पे भेदभाव नहीं कर सकते भैया ये SC कैटेगरी का है या फिर ये जनरल कैटेगरी का है। हम इस चीज पे भेदभाव नहीं कर सकते भैया ये क्या है, ये यूपी का है और ये जो है MP का है, या फिर हम यूं कहते हैं ये उत्तराखंड का है। हम इस चीज में भेदभाव नहीं कर सकते कि भैया इसके वंशज जो हैं वो अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के यहाँ पे द्वारा यहाँ पे खरीद लिए गए थे, या फिर हम यूं कह दें कि अंग्रेजों के द्वारा इनको खरीद लिया गया था। तो इन आधारों पे हम कतई भी भेदभाव नहीं कर सकते। ये कौन कहता? हमारा संविधान यहाँ पे कहता है। ठीक है,
यानी कोई भी लिंग है भैया, लड़का है, लड़की है या फिर ट्रांसजेंडर है, उसके आधार पे यहाँ पे भेदभाव कभी नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन कहता है? संविधान कहता है हमारा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 कहता है। कोई धर्म के आधार पे यानी एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी या फिर जनरल है, तो उनके बीच यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 15 हमसे यहाँ पे कहता है। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है, एक अपराध की श्रेणी में आता है, तो आर्टिकल 15 के तहत उसको क्या दिया जाता है? यहाँ पे फिर सजा सुनाई जाती है, उस पर यहाँ पे पेनल्टी लगाई जाती है भैया। कि हमारे जो संविधान में कहा गया है कि लिंग जाति, किसके लिंग धर्म जाति जन्म स्थान वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर तुमने किस आधार पर भेदभाव किया है? ठीक है, तो क्यों किया है? तो इस चीज का यहाँ पे फिर यहाँ पे उनको एक जो है सजा इस चीज पे सुनाई जाती है। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता, वंश के आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो एक बात आती है, तो यहाँ पे भैया जब लिंग के आधार पर नहीं किया जाता तो फिर यहाँ पे लड़कों के लिए जो है यहाँ पे कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि लड़कियों के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इनको छूट मिली रहती है, थोड़ा आरक्षण यहाँ पे मिला रहता है। वैसी बात करूं धर्म के आधार पे यहाँ पे कोई हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं जो हमारे पास मुस्लिम है या फिर सिख ईसाई है, हमारे पास अल्पसंख्यक है, तो इनको यहाँ पे जो है आरक्षण क्यों दिया गया है। ठीक है, तो इन चीजों को यहाँ पे देख के चलता है। बात करते हैं जनरल की, जनरल में हमारे पास कोई आरक्षण नहीं रहता है, जबकि एससी की बात करें तो फिर यहाँ पे इनको फिर से वही आरक्षण की सुविधा यहाँ पे दी गई है। तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे भेदभाव वाली चीजें आपको दिख रही है। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि भैया किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लड़का लड़की में थोड़ा सा भेदभाव देखने के लिए मिल जाता है, एससी एसटी में या फिर जनरल में थोड़ा सा भेदभाव देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम में भेदभाव देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्यों भैया ये भेदभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, एक लाइन बहुत फेमस लाइन यहाँ पे कही गई है, क्या? जो समान लोगों के साथ, ठीक है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। ठीक है जी, असमान व्यवहार। यानी जो समान लोग है भैया, जो समान लोग हैं, जो भैया एक ही पैरेलल पे हैं, जो विकसित हैं, जो उनके साथ क्या होगा? सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। ठीक है, जो एक ही पोजीशन पे हैं, एक ही पोस्ट पे, जिनकी स्थिति एक जैसी है, उनके साथ सभी के साथ समान व्यवहार होगा, क्योंकि समान वो है। लेकिन असमान लोगों के साथ, असमान का मतलब है कोई ऊपर है कोई नीचे है, इस तरीके से यहाँ पे कोई लोग हैं तो उनको देखिए आप असमान यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इनके साथ क्या होगा? असमान व्यवहार। असमान व्यवहार का मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट हम इसे यहाँ पे बोल देते हैं। यहाँ पे एक हम इसे पॉजिटिव वे में इसे हम बोलते हैं, यानी इनके साथ क्या होगा? असमान, ये पहले से हैं तो इनके साथ असमान व्यवहार होगा। असमान व्यवहार का मतलब एक पॉजिटिव वे में, यानी इनको यहाँ पे आरक्षण देके क्या किया जाएगा? थोड़ा सा समाज के उच्च श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या? आर्टिकल नंबर 15, जिसमें हम कहते हैं कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, इन चीजों के आधार पर हम क्या नहीं करेंगे? यहाँ पे भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है आर्टिकल नंबर 15। अगला देख के चलते हैं, हमारे पास आ जाता है आर्टिकल नंबर 16। ठीक है जी, आई होप इतना आपको सुनने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, अपने जो अधिकार है इन चीजों के बारे में जान के आपको काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा होगा। तो अब हम देख के चलते हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, हम बात करके चलेंगे अब आर्टिकल नंबर 16 की। तो आर्टिकल नंबर 16 हमसे क्या कहता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आर्टिकल नंबर 16। तो आर्टिकल नंबर जो 16 है, जिसे हम अनुच्छेद 16 यहाँ पे बोल देते हैं, ये हमसे क्या कहता है? ये कहता है लोक नियोजन में समानता। ठीक है, ये हमसे बोल देता है लोक नियोजन में समानता। ठीक है, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब है यानी कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट, कोई भी रिक्रूटमेंट हो रही है, कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे पोस्ट आ रही है, तो भैया उसमें क्या होगा? उसमें सबके लिए यहाँ पे समानता की जाएगी। उसमें क्या होगा? सबके लिए समानता यहाँ पे दिखाई जाएगी, की जाएगी। अब फिर से वही चीज आती है भैया, क्या? कि समान लोगों के लिए समान व्यवहार, असमान लोगों के लिए असमान व्यवहार। यानी जो लोग क्या है भैया, जो लोग पहले से विकसित हैं, जो लोग क्या है, जो लोग पहले से यहाँ पे समाज में उच्च लोगों में शामिल है, तो उनके साथ तो यहाँ पे समान व्यवहार किया ही जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे असमान लोग हैं, जो थोड़ा सा नीचे हैं, उनको क्या किया जाएगा? थोड़ा सा पुशअप किया जाएगा आरक्षण के बेस पे, उनका क्या हो सके? थोड़ा सा यहाँ पे जो समाज की वो श्रेणी में आ सके। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या? आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन में समानता, जिसमें मैंने आपसे कहा कि सरकारी विभागों में जो भी यहाँ पे पदों में जो भी यहाँ पे भर्तियां होंगी, तो उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भेदभाव किया जाता है वो किस आधार पर? वो मैंने आपको बताया, किस आधार पर? समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल नंबर 17। ठीक है जी, तो जो आर्टिकल नंबर 17 हमें देखने के लिए मिल जाता है, ये हमसे क्या कहता है? ये हमसे कहता है भैया अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी हम इसे बोलते हैं, अनटचेबिलिटी का अंत है, एंडिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, यानी अस्पृश्यता का अंत। यानी कोई भी लड़का है भाई, कोई भी लड़की है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी लिंग का है, आप उससे ये नहीं कह सकते भैया कि तू मुझे मत छू, आप उससे ये नहीं कह सकते तू यहां मत बैठ, आप उससे मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते, आप उसे मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकते। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है हमारा भारतीय संविधान, ठीक है जी। तो ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत यहाँ पे जो भी है उस तरीके का आप यहाँ पे किसी से आप ये नहीं कह सकते तू मुझे मत छूना या फिर मैं तुझे नहीं छूंगा, इस तरह का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमसे क्या देता कौन? आर्टिकल नंबर 17, यानी अस्पृश्यता का अंत, ठीक है जी। तो हमें देखने के लिए मिलता है आज के टाइम पे तो फिर भी लोग थोड़ा एजुकेटेड हो गए हैं, थोड़ा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पहले के टाइम पे चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी जिसे हम छुआछूत यहाँ पे कहते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या? अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत यहाँ पे तो लिख दिया गया संविधान में, लेकिन आज भी हमें बहुत जगह देखने के लिए मिलता है। अगर कोई इस चीज में पकड़ा जाता है कि भैया छुआछूत में या फिर अस्पृश्यता का जो यहाँ पे दिखाने जो टचेबिलिटी है वहां पे अगर कोई चीज इस चीज को अभी भी फॉलो करता है तो वहां पे फिर उसमें एक एक्ट लग जाता है जिसे हम बोलते हैं हरिजन एक्ट, ठीक है। तो हरिजन एक्ट के तहत फिर क्या जाता है? उस पर कानूनी कार्रवाई यहाँ पे की जाती है कि किस बेस पे तुमने इससे ये कह दिया कि तुम मुझे मत छुओ या फिर तुम यहां बैठो, तुम यहां नहीं बैठोगे वहां बैठोगे, ठीक है। तो भैया सब एक जैसे हैं, एक समाज है, पूरी जनता एक है, तो यहां पे कोई भी यहां पे अनटचेबिलिटी का रूल यहां पे फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इसका एग्जांपल हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है जी। इसका एक एग्जांपल हमें देखने के लिए मिल जाता है। एक बार क्या होता है बिहार में, ठीक है जी, एक बार बिहार में क्या होता है, सीएम होते हैं हमारे पास कौन सा? जीतन राम मांझी, ठीक है, जीतन राम मांझी। तो बिहार के मुख्यमंत्री थे हमारे पास जीतन राम मांझी। तो ये क्या होते हैं भैया? एक मंदिर में ये जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ जाते हैं? एक टेंपल में जाते हैं, एक मंदिर में जाते हैं। भैया बहुत बड़ा मंदिर था। तो जीतन राम मांझी जो है ये क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री जब थे तो ये क्या गए भैया? टेंपल में गए, मंदिर में गए। तो वहां पे क्या हुआ आप देखिए, ये पहले से मैं आपको बता दूं, ये जो है भैया थोड़ा निम्न कोटि के, यानी जिन्हें हम सामान्य भाषा में एससी बोलते हैं, दलित वर्ग के ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जब ये गए भैया मंदिर के अंदर गए, ठीक है, मंदिर में हम जानते हैं आज भी जो है एससी को एसटी को इस तरीके से जाने से यहाँ पे रोका जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये मंदिर में गए तो ठीक है भैया, ये तो मुख्यमंत्री जी जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर लेकिन जाने के बाद ये जब मंदिर से वापस आए तो इनके वापस आने के बाद क्या कर दिया गया, इस मंदिर को, प्रांगण को, इस मंदिर को पूरी तरह से धो दिया गया। क्यों धो दिया गया? क्योंकि यहाँ पे भैया ये एससी के थे, ठीक है। तो काफी ज्यादा इस चीज में ये विषय चर्चा में रहा था कि अभी भी जो है एक मुख्यमंत्री पद पे होते हुए, चाहे पद पे हो या ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अभी भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है भैया क्या, कि यहाँ पे जो है अभी भी अस्पृश्यता यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है, अनटचेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास आर्टिकल नंबर 18, ठीक है। आर्टिकल नंबर 18, तो आर्टिकल नंबर 18 क्या हो जाता है, ये कहता है भैया उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत का मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास पहले जब अंग्रेजों के टाइम पे हम गुलाम थे तो वहां पे क्या हुआ करता था, वहां पे हमें जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के जो चापलूस यहाँ पे भारतीय हुआ करते थे, उनको अंग्रेज काफी ज्यादा यहाँ पे उपाधि दिया करते थे, ठीक है। जैसे राय बहादुर, राय साहब, ठीक है, खान साहब, इस तरीके से बहुत सारे हमको यहाँ पे क्या हमें नाइटहुड, इस तरीके से बहुत सारी हमें यहाँ पे उपाधियां देखने के लिए मिल जाती थी। तो यहाँ पे जब आर्टिकल नंबर 18 जोड़ दिया गया हमारे संविधान में, तो तब क्या कह दिया गया कि अब किसी भी तरह की उपाधि का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो भैया बात आती है तो किस में किया जाएगा, तो उपाधि का प्रयोग हम दो ही बेस पे कर सकते हैं भैया। पहला तो मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार का मतलब है कि अगर आपको कोई यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे क्या मिल गया है, भारत रत्न मिल गया। जैसे हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर, जिसे हम क्रिकेट का फादर बोलते हैं, गॉड ऑफ द क्रिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उनको हम जानते हैं भारत रत्न से यहाँ पे नवाजा गया है। तो भारत रत्न में क्या है भैया, उनको नवाजा तो गया, लेकिन हमसे ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 18 में कि किसी भी व्यक्ति के से पहले, किसी भी व्यक्ति से पहले भैया उसका जो पुरस्कार है, उसका जो यहाँ पे अवार्ड है, उसका नाम नहीं लिया जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज इसको ऐसे समझिए, अगर सचिन तेंदुलकर आज की डेट पे यहाँ आते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पधार रहे हैं, हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर पधार रहे हैं या फिर सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है उपाधियों का अंत, ठीक है जी। तो फिर मैंने आपसे कहा कि हमें उपाधि दो जगह देखने के लिए मिलती है। कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल जाती है? पहला मिल जाता है भैया एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है जी। पहला मिल जाता है हमें एजुकेशन सेक्टर में और दूसरा मिल जाता है आर्मी सेक्टर में, ठीक है, डिफेंस के सेक्टर में। तो एजुकेशन सेक्टर में बात करूँ तो एजुकेशन सेक्टर में आप जैसे प्रोफेसर हैं, आप लगा सकते हैं अपने आगे नाम के आगे उपाधि प्रोफेसर की, डॉक्टर हैं आप लगा सकते हैं, आप इंजीनियर हैं आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप उपाधियां लगा सकते हैं। कहाँ के सेक्टर में? आप लगा सकते हैं एजुकेशन के सेक्टर में, ठीक है। अब बात करें तो आर्मी के सेक्टर में जैसा ब्रिगेडियर हैं तो आप लगा सकते हैं आगे से अपने ब्रिगेडियर
ब्रिगेडियर, अगर आप यहाँ पे दरोगा हैं तो आप अपने नाम के आगे से दरोगा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, इंस्पेक्टर तो आप इंस्पेक्टर भी यहाँ पे आगे से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे पास आर्मी में आ जाता है, डिफेंस में आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने बात की 12 से लेकर 18 तक के मौलिक अधिकारों के, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आगे के जो हमारे अधिकार बचे हुए 18 से 35 के बीच में जो अधिकार हमारे बचे हुए हैं उनको भी अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।